हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा कल हमने एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग की एडवांटेजेस लिमिटेशन फिनिश कर दी थी। बेटा हम बात कर रहे थे लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग पर, इंट्रो पढ़ लिया था, सारी एडवांटेजेस कंप्लीट थी, बात रह गई थी बेटा डिसएडवांटेजेस की। बेटा बात स्टार्ट करूंगा डिसएडवांटेजेस से ही, सब सामने देखेंगे मेरी तरफ, सब सामने देख रहे हैं। सबसे पहले बेटा फर्स्ट डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूं जो बुक में लिखी गई है। मुझे पता था मैंने टाइम लगाना है, इस वजह से मैंने कल नहीं कराई थी। बेटा आपको यह बोला जाता है लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट में अगर एक बार लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी बेटा आपके ट्रेड सीक्रेट जान लेता है, आप अपने पेटेंट उसके साथ शेयर करते हो, बेटा अगर वो हर चीज आपसे रिलेटेड जान लेगा और हो सकता है 5 साल के बाद 10 साल के बाद वो एग्रीमेंट रिन्यू ही ना करे, और हो सकता है बेटा आपके जैसा सेम बिजनेस खोल के बैठ जाए विद अ स्लाइट और डिफरेंट टीम, तो बेटा आपको बहुत तगड़े लॉसेस दे सकता है। बाबू आपकी सिटी में भी बेटा कुछ यही हुआ है, मुझे नहीं पता आपकी क्या जानते हैं बेटा आप इस चीज के बारे में, पर एग्जैक्टली ये जो डीमेरिट लिखी गई है बेटा ये डोमिनोज के साथ हुआ। बेटा हेड शेफ मेन शेफ जो था डोमिनोज का, 5 साल डोमिनोज की किचन में, 5-7 साल बल्कि डोमिनोज की किचन में काम करता था। उसके बाद हैंग्रीज ने बेटा उस स्टाफ को तोड़ा, थोड़ी सी ज्यादा सैलरी का लालच और थोड़ा सा बेटा क्या करा, उसको बोल दिया हम तेरे को पार्टनरशिप में ले लें। सबसे पहले मेन शेफ गया और करते करते बेटा डोमिनोज का 10 से 12 स्टाफ गया, 10 से 12 स्टाफ, सर सारा ट्रेड सीक्रेट ले गया, अब बचा ही गया। बाबू सेम आपके जैसा बिजनेस खोलकर बैठ गए हैं बेटा, और मैं बोलता हूं ऐसी इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी को ना किसी भी शहर में बेटा किसी भी ब्रांड ने तोड़ा नहीं होगा जितना हैंगरीज ने डोमिनोज को तोड़ दिया। नंबर ऑफ ऑर्डर भाई साहब डोमिनोज में लाइन लगी होती थी, ठीक है ना, और आप देख लो अब हैंगरीज में लाइन नहीं छूटती बेटा और डोमिनोज में लाइन लगती नहीं कभी, ठीक है ना। और बेटा थोड़ा सा ये भी है, अभी एक थर्ड डिसएडवांटेज मैं आपको ये बात बताऊंगा। बाबू क्या होता है, ये कोऑपरेटिव नहीं है डोमिनोज का सहारनपुर वाला स्टाफ, यही बोलता हूं मैं, डोमिनोज किसी और सिटी में खा लो बहुत अच्छा है बेटा, ये कोऑपरेटिव नहीं है थोड़ा सा, और ये क्वालिटी गिरा के चल रहे हैं बेटा, पता नहीं क्यों। बात समझ में आती है ना। मैं कहता हूं आपने डोमिनोज जैसा सेम बिजनेस खोल दिया जहां आईडीबीआई बैंक है बेटा, उसके बराबर वाली जगह रेंट पर ले ली बेटा और नाम लग दिया डोमिनोज, ठीक है ना। किसके कंपटीशन में बेटा, डोमिनोज के। लो हो गया नया धंधा शुरू, इतना बढ़िया आइडिया मैं दे देता हूं ठीक है ना बाबू। तो बाबू कहीं ना कहीं आपको नुकसान दिया जा सकता है और दिया ही है बेटा, क्लियर है ना बात। एक बार पहली डिसएडवांटेज जल्दी से पढ़कर बताना। लो बेटा बात करते हैं सेकेंड लिमिटेशन की। बाबू पढ़कर बता रहा हूं, कहता है इफ नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली trade secret can be divulged to other in a foreign market. Such lapse on the part of licensee franchisee can cause severe losses to the licensor franchisor. बेटा कहता है अगर लाइसेंसी फ्रेंचाइजी ने ट्रेड सीक्रेट संभाल कर नहीं रखे या बेटा किसी और को लीक कर दिए ट्रेड सीक्रेट, सर फ्रेंचाइजर को और लाइसेंसर को बहुत लॉसेस हो सकते हैं। और मुझे भी कभी कभी लगता है बेटा ये कोई ट्रेड सीक्रेट को लेकर लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी सीरियस नहीं होते, ठीक है ना। एक टाइम की बात है, आज से 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूं, सरस्वती विहार के नर्सरी एलकेजी यूकेजी बच्चे का ट्रिप लगाया गया। ट्रिप कहां का ट्रिप था बेटा, डोमिनोज की किचन का ट्रिप। हाँ सच में, मजाक से हटके यार। और उनको क्या कर रहे हो, उनको आप डो बनाना सिखा रहे हो, उनको दिखा रहे हो कि कैसे कैसे हम टॉपिंग लगाते हैं, कैसे कैसे रॉ मटेरियल। मैं कहता हूं अगर लाइसेंसी फ्रेंचाइजी इतना केयरलेस हो सकता है, अगर आप थोड़े से बड़े बच्चों का ट्रिप लगा दो ना, तो आप तो ट्रेड सीक्रेट की कदर कर ही नहीं रहे उनके। सर आपका पूरा बिजनेस ना किचन पे चल रहा है, और अगर आप वहीं का ट्रिप लगवा रहे हो ना, मैं कह रहा हूं थोड़े से बड़े बच्चे को लगवा दो बेटा, तो आप क्या कदर कर रहे हो ट्रेड सीक्रेट की। लाइसेंसर और फ्रेंचाइजर के एंगल से सोचो, वो एक फ्रेंचाइज 3 करोड़ की बेचते हैं बेटा, और आपने बेटा आपने तो 3 रुपए की भी शर्म नहीं रखी, फ्री में ट्रिप लगवा दी बेटा किचन की, वो भी। सर मैं मतलब अपार्ट फ्रॉम जोक, मतलब ये मुझे समझ नहीं आया किसी भी एंगल से, समझ सकते हो ना बेटा।
नहीं है ना बेटा ये बात ठीक लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी की? बाबू अगर ये बात पता लग जाए लाइसेंसर फ्रेंचाइजर को, सर 1 मिनट नहीं लगाएगा आपकी फ्रेंचाइज कैंसिल करने में। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं बेटा थर्ड मेरिट की बात। ओवर टाइम कंफ्लिक्ट ऑफन डेवलप बिटवीन द लाइसेंसर फ्रेंचाइजर एंड द लाइसेंसी फ्रेंचाइजी ओवर द इशू सच एज maintenance of account, payment of royalty, non-adherence to the norms relating to the production of quality product. These differences often result in costly litigation, causing harm to both the parties. सर काम की बात बताता हूं इसमें से। कहता है कई बार लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी की लड़ाई हो जाती है लाइसेंसर फ्रेंचाइजर के साथ। कुछ इसने बातें बताई किन किन मुद्दों पर लड़ाई होती है। सबसे पहला मुद्दा बताया इसने बेटा, सबसे पहला मुद्दा इसने जो टच किया वो है बेटा मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। सर मैं बोलता हूं मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट पे कभी लड़ाई नहीं हो सकती, ठीक है ना सर। ये बहुत पुराने जमाने की बात है, जब आप सोचते थे अकाउंट्स बनाने की जरूरत पड़ती है या इंस्पेक्टर सुपरवाइजर यहां से रिपोर्ट भेजेगा आपकी तरफ। सर यहां रिपोर्ट भेजने की जरूरत क्या है? आपको पता है ना अकाउंट्स आर ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। एक बार आपने क्या करा बेटा, सामने वाले का बिल बना दिया और जैसे ही एंटर मारा, वो बिल कहां बन रहा है बेटा? सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर में। सेल्स आर ऑटोमेटिकली पोस्टेड टू द यूएस से। आप खड़े हो बेटा, आपने एक पिज्जा का ऑर्डर दिया, उसने पिज्जा का ऑर्डर लिखा, एंटर दबाया, ये सेल कहां चली गई? सीधा यूएस से गई है बेटा। किस अकाउंट्स बनाने की बात कर रहे हो? उनके पास हर चीज एडवांस में इन्फॉर्म है आपके, लेकिन आप बाकी दोनों मुद्दे जिसने टच करे उन दोनों पे लड़ाई हो सकती है बेटा। सेकंड वन इज पेमेंट ऑफ रॉयल्टी। सर रॉयल्टी पे लड़ाई हो सकती है कि नहीं? मैं वजह बता देता हूं कैसे हो सकती है लड़ाई। सर बहुत बेईमान लोग भी रहते हैं, ठीक है ना, सारे कोई ईमानदार नहीं होते। अब एक बात सोचो आप बाबू, सामने वाला पर्सन आपके सामने खड़ा है, आपको एक पिज्जा का ऑर्डर दे रहा है, ठीक है ना, और एक बहुत लंबी क्यू लगी हुई है ऑर्डर पर, ठीक है ना। आपने क्या करा? आपने बोला कौन सा पिज्जा लेना है, उसने बता दिया ये पिज्जा लेना है। आपने कहा ठीक है इतने का पड़ेगा, लाओ पैसे दो। उसने पैसे दिए, आपने जेब में डाली, आपने बिल ही नहीं काटा। जब आपने बिल ही नहीं काटा तो बेटा बिल क्या यूएस से पहुंच गया होगा? जब बिल पहुंचा नहीं तो रॉयल्टी कहां से पहुंच जाएगी? और कई बार बेटा ऐसा सरप्राइज विजिट में निकला है कि सारे लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी हर चीज का बिल नहीं काटते। ऑल्दो बेटा जब से 3-4 लोग ऐसे पकड़े गए तब से बेटा लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी भी हर चीज का बिल काटने लगे। लेकिन बेटा पास्ट में कभी ना कभी ऐसे केसेस हुए हैं जिनकी वजह से लड़ाइयां पहुंची हैं बेटा, और कई लिटिगेशन चले हैं बेटा। 2-2, 3-3 साल इनके कोर्ट में लड़ाई झगड़े चले। सर हो सकती है कि नहीं हो सकती ऐसी कमी? और बेटा तीसरी कमी, और ये मैं बोल रहा हूं हर जगह पर होती है बेटा, नॉन एडहेरेंस टू द क्वालिटी नॉर्म्स। सर जब आप क्वालिटी नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हेड ऑफिस के, बाबू एक बात समझ लो, मैं अभी भी यही बात बोल रहा था थोड़ी देर पहले आपको कि तीसरी डीमेरिट में आएगा। डोमिनोज का सहारनपुर का टेस्ट और 2 आउटलेट घूम लेना बेटा, उन 2 आउटलेट के अच्छे लगेंगे बेटा, सहारनपुर का नहीं लगेगा आपको अच्छा। वजह क्या है बेटा? क्वालिटी चीजें नहीं प्रोड्यूस करना चाहते, इनकी नीयत में नहीं है बेटा। सर सच में आप देख लो बेटा, इनका स्टाफ बहुत खराब है, बहुत खराब आज की तारीख में जो स्टाफ है। समझ आई ना बात बेटा? तो ऐसे मुद्दों पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं बेटा कभी भी। ऑल ओके सर? लाइसेंसी फ्रेंचाइजिंग अब बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार रीड करना चाहो रीड कर लो, कोई समस्या पूछ लो, फिर बढ़ रहे हैं आगे ज्वाइंट वेंचर की तरफ। बेटा करते हैं बात ज्वाइंट वेंचर की। एक बार हल्का सा इंट्रो रिवाइज कर देता हूं बाबू। एक टर्म आती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेटा 2 तरीकों से की जा सकती है। एक बेटा डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसको आप प्यार से बेटा एफडीआई बोलते हो, और एक बेटा दूसरा तरीका होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बेटा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। बेटा एक फॉरेन कंपनी इंडिया आती है और बेटा किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स खरीद लेती है, और बेटा कहती है मैं तो बस रिलाय करूंगी इंटरेस्ट इनकम पर और डिविडेंड इनकम पर। मुझे सिर्फ इंटरेस्ट इनकम चाहिए, मुझे सिर्फ डिविडेंड इनकम चाहिए, मुझे और कोई सिरदर्दी नहीं चाहिए। सर ऐसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कि एक फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी के शेयर खरीदे, डिबेंचर खरीदे, ब्याज कमा रही है, डिविडेंड कमा रही है, कोई सिरदर्दी नहीं लेना चाहती। सर दूसरे तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है एफडीआई, कि फॉरेन कंपनी इंडिया आई, लेकिन बेटा उसे किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स नहीं खरीदे। उसने कहा मैं तो यहां पर फैक्ट्री लगाऊंगी, प्रोडक्शन खुद करूंगी और मार्केटिंग खुद करूंगी।
यानी कि बेटा फॉरेन कंपनी डायरेक्ट प्रोडक्शन और डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना चाहते हैं। वो कोई बेटा प्रॉफिट पे रिलाय कर रहे हैं रादर देन इंटरेस्ट और डिविडेंड, उनको प्रॉफिट कमाना है बेटा। ऐसी इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं बेटा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। समझ में आया बेटा एफडीआई क्या चीज होती है? जब आप इंडिया में आकर बेटा डायरेक्टली गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं और उनकी मार्केटिंग करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है जी बेटा, एफडीआई के दो तरीके हैं, उस दिन हमने बात करी थी बेटा, ज्वाइंट वेंचर और हॉली ऑन सब्सी। बेटा अभी बात चल रही है ज्वाइंट वेंचर की। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? पार्टनरशिप बिटवीन टू कंपनीज इज नोन एज ज्वाइंट वेंचर। ठीक है जी सर, ज्वाइंट वेंचर सेटअप करने के 3 तरीके हैं। मेरी तरफ देखना बाबू, मेरी तरफ देखना। ज्वाइंट वेंचर सेटअप करने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, सर कोई एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी है, उसमें से बेटा एक फॉरेन कंपनी आई और उसके 50% शेयर खरीद लिए। ठीक है ना, एक इंडियन कंपनी पहले से एस्टैब्लिश है बेटा, लेट्स सपोज की मान लो मारुति, और फॉरेन कंपनी आती है सुजुकी और मारुति के 50% शेयर खरीद लेती बेटा, ना मारुति रहता बेटा, तो वो एक ज्वाइंट वेंचर सेटअप करने का तरीका है। दूसरा तरीका, सर कोई एग्जिस्टिंग फॉरेन फर्म है, इंडियन कंपनी गई फॉरेन में और उस एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी के 50% शेयर खरीद लिए। सर जैसे उन्होंने हमारे खरीदे, हमने जाके उनके खरीद लिए, ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका, आपने बेटा एक कंप्लीटली न्यू एंटरप्राइज सेटअप करी और दोनों कंपनियों ने 50-50% शेयर खरीद लिए। जैसे कि बेटा आपने नई कंपनी सेटअप करी मारुति सुजुकी, मारुति ने भी 50% शेयर खरीद लिया, सुजुकी ने भी 50% शेयर खरीद लिया, खत्म कर। टाटा डोकोमो एक नई एंटरप्राइज सेटअप करी, टाटा ने भी 50% शेयर खरीदे, डोको ने भी 50% शेयर खरीदे। ऐसे ही बेटा हीरो होंडा, हीरो ने भी 50% शेयर खरीदे, होंडा ने भी 50% शेयर खरीद लिए। सर 3 तरीके हैं ज्वाइंट वेंचर सेटअप करने के। एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी आई, 50% उसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, खत्म कर। दूसरा तरीका, एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी वहां गई, उसके 50% शेयर खरीद लिए। और तीसरा तरीका, आपने कंप्लीटली न्यू एंटरप्राइज बनाई और दोनों कंपनियों ने मिलकर 50-50% शेयर खरीद लिया। समझ में आया ज्वाइंट वेंचर सेटअप करने के 3 तरीके? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब बाबू इसकी मेरिट और डीमेरिट की बात करते हैं, मेरी तरफ देखना। सर सबसे पहले मेरिट की बात करूं ना, तो बेटा जो प्रोजेक्ट बहुत लार्ज होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, वहां ज्वाइंट वेंचर बड़े काम की चीज है। सर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं 1 लाख करोड़ से, अब इतने पैसों के प्रोजेक्ट बेटा, वहां ज्वाइंट वेंचर बहुत अच्छा रहता है कि आपके साथ कोई पर्सन आ जाए बेटा, आधे पैसे डाल दे, आधे ह्यूमन रिसोर्सेज ले आए, हो जाएगा काम। और बेटा अगर आधे पैसे कोई और डाल रहा है तो ये भी समझो बेटा, प्रॉफिट इज शेयर एज वेल एज द रिस्क। सर रिस्क भी तो बढ़ रहा है, कल को लॉस होगा बेटा, आपके साथ कोई पार्टनर तो है ना झेलने के लिए। क्लियर बात? एक और मेरिट की बात करूं तो बेटा ज्वाइंट वेंचर में लोकल पार्टनर भी शेयरिंग करता है। और लोकल पार्टनर मतलब मारुति सुजुकी में मारुति इज द लोकल पार्टनर। सुजुकी बाहर से आया, आपने कंप्लीटली न्यू एंटरप्राइज सेटअप करी, मारुति ने 50% शेयर खरीदे, सुजुकी ने 50% शेयर खरीदे। अब एक बात सोचो, सुजुकी के एंगल से आपके साथ एक लोकल पार्टनर जुड़ा हुआ है जिसको बेटा इंडिया की सारी बिजनेस प्रैक्टिसेस पढ़ता है, सारे कानून पढ़ता है, पूरा टैक्स रेट स्ट्रक्चर पढ़ता है बेटा, सारे कस्टमर की प्रेफरेंसेस पता है, आपको इन सब पे टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोकल पार्टनर की नॉलेज से बेनिफिटेड होते हो बेटा। क्लियर बात? सर डिसएडवांटेज की बात करें तो सर एक फॉरेन कंपनी आई जिसने आज तो आपके साथ टाई अप कर दिया, और जब टाई अप किया तो सर आपके साथ बहुत सारे ट्रेड सीक्रेट शेयर करे, इवन द टेक्नोलॉजी। अगर आप कल को सेपरेट हो गए तो बेटा कहीं ना कहीं आपका ट्रेड सीक्रेट लीक हो गया या आपने टेक्नोलॉजी उसके साथ शेयर कर दी है। जैसे कि मैं बोलूं हीरो होंडा के केस में बेटा कई साल इकट्ठे रहे और होंडा और हीरो का बाद में सेपरेशन हो गया, लेकिन आपने बहुत सारे ट्रेड सीक्रेट शेयर किए हुए थे बेटा। आज भी हीरो उन सब ट्रेड सीक्रेट का यूज कर बेटा 2 व्हीलर्स बना ही रहा है। गाड़ी आती है बेटा स्प्लेंडर, आज भी उस टाइम की नंबर 1 गाड़ी थी, और आज भी अगर आप देखोगे ना विलेजेस में नंबर 1 गाड़ी है वो। ठीक है ना बेटा? तो वैसे ऐसी चीजें हो सकती हैं। एक और बाबू बात हो सकती है डिसएडवांटेज में, लड़ाई झगड़ा।
बाबू दोनों कंपनियों के पास 50-50% शेयर है, इसे बोलते हैं डुअल ओनरशिप, दो ओनर है, दोनों के पास 50-50% शेयर है। अगर कभी कोई कंफ्लिक्ट अराइज हो गया ना सर, उसको रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल है सर। एक तो तरीका यह है कि एक कंपनी ने 51% शेयर खरीदे, एक ने 49, तो आपको पता है मेजॉरिटी स्टेक 51% वाली के पास है, सारे डिसीजन वो लेगा, कोई लड़ाई झगड़ा हो नहीं सकता। लेकिन मैं बोलूं अगर 50-50 है तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है बेटा। यहां अगर कोई कंफ्लिक्ट अराइज हो गया ना बेटा, तो रिजॉल्व होगा कैसे बेटा? क्योंकि हर किसी को लगता है मैं क्यों बैक स्टेप लूं। समझ आई बात बेटा? तो एक लिमिटेशन हो सकती है। क्लियर बात? एक बार ज्वाइंट वेंचर तीनों तरीके का इंट्रो में ही दिया गया, वो पढ़ लेना, सारी एडवांटेज सारी डिसएडवांटेज पढ़कर बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। टाइम ना लगाना बेटा, जल्दी करना बेटा। ज्वाइंट वेंचर आपने कंप्लीट कर लिया, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बढ़ रहा हूं आगे बेटा। सामने देखना, पहले इंट्रो। बाबू एफडीआई के दो तरीके हैं, एक तरीका भी हमने पढ़ा बेटा ज्वाइंट वेंचर, सारी मेरिट सारी डीमेरिट डिस्कस करी बेटा। एक और तरीका होता है बेटा हॉली ऑन सब्सी। बेटा इस बात को बहुत आराम से समझना, हॉली ऑन सब्सी क्या होता है बेटा? अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करती है, तो जो कंपनी शेयर होल्ड करती है बेटा उसको बोलते हैं पेरेंट कंपनी या बेटा होल्डिंग कंपनी। और बेटा जिस कंपनी में आप ये शेयर होल्ड करते हो, ऐसी कंपनी को बोलते हैं बेटा हम सब्सिडरी कंपनी। बेटा इसका बड़ा प्यारा नाम है, से बोलते हैं प्यार से सब्सी कंपनी। कितना प्यारा लगता है बोलने में, बोल के देखो एक बार, सब्सी कंपनी। पता है तुम्हारे को? नहीं, कुछ वर्ड बोलने में बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे नहीं पता तुम्हें लगता है कि नहीं, मुझे लगता है 2-3 जैसे पागल हो बंदा गु बोल ले, अंशिका ना बोल ले। हाँ यार, आई हेट माई माइंड, मेरे को तो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, मुझे पता नहीं क्या क्या विचार आते हैं, मेरा मन करता है बैंड बजाऊं तेरी। लो बेटा, हाँ जी बाबू, जो कंपनी होल्ड कर, अरे यार छोड़ो यार लो प्यारे बच्चों, बस अब बात सुनो यार। बाबू जो कंपनी दूसरी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करती है, उस कंपनी को हम बोलते हैं पेरेंट कंपनी और होल्डिंग कंपनी। बेटा जिस कंपनी में आप होल्ड करते हैं उसको बोलते हैं बेटा सब्सी कंपनी बेटा। लेकिन यहां पर नाम है हॉली ऑन सब्सी। अब सुनना बेटा, मैंने यहां लिखा था बेटा 51% या उससे ज्यादा, या उससे ज्यादा। अगर मैं बोलूं एक कंपनी दूसरी कंपनी में 100% शेयर होल्ड करती है, तो बेटा देखो पहली कंपनी का नाम यही रहता है, पेरेंट कंपनी और होल्डिंग कंपनी। बेटा इस कंपनी को आप बोलते हो हॉली ऑन सब्सिडरी कंपनी। हॉली ऑन, दैट मींस कंप्लीटली ऑन्ड बाय अ सिंगल कंपनी। समझ आई बात? सर क्या ऐसे कोई बिजनेस करता है? करंटली इंडिया में भी करता है बेटा हिंदुस्तान यूनिलीवर। उस दिन भी एग्जांपल दिया था आपको परसों बेटा। यूनिलीवर कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर में 100% शेयर होल्ड करती है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया में डायरेक्टली प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स करता है बेटा। क्लियर बात? ठीक है सर। अब रही बात मेरिट्स की और डीमेरिट्स की, सब सामने देख रहे हैं बेटा। मेरिट्स डीमेरिट डिस्कस कर लो इसकी। सर मेरिट की बात यह है कि आपके ऊपर 100% कंट्रोल एक्सरसाइज करती है फॉरेन कंपनी। जबकि इन टर्म्स ऑफ लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग बेटा, ज्वाइंट वेंचर, ऐसी चीजों में आप देखोगे सर 100% कंट्रोल कभी आपके हाथ में नहीं होता। लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग में 100% कंट्रोल होता है, आपको पता ही नहीं होता बेटा फॉरेन में बैठी हुई सामने वाला फ्रेंचाइजी या लाइसेंसी कर क्या रहा है। ज्वाइंट वेंचर में 50% कंट्रोल होता है आपके हाथ में बेटा। हॉली ऑन सब्सी में बेटा फायदा ये 100% कंट्रोल आपका। क्लियर बात? दूसरी बात सर, जब 100% कंट्रोल आपका है, क्या आप किसी को ट्रेड सीक्रेट या टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हो? ज्वाइंट वेंचर में तो ये होता था आपका कंट्रोल ही 50% है, तो आपको सामने वाले पार्टनर को बताना पड़ता था कि मैं इस टेक्नोलॉजी से अपने देश में सामान बेचता हूं, इंडिया में भी पक्का बिकेगा, ये है टेक्नोलॉजी, ये है हमारा ट्रेड सीक्रेट, तो आपको तो बताना पड़ता था। सर यहां किसको बताना है? ये भी आप हो, ये भी आप हो। क्या आप लीक कर रहे हो कोई ट्रेड सीक्रेट या टेक्नोलॉजी? कुछ भी नहीं। तो ये तो बेटा फायदे की बात। सर रही बेटा डिसएडवांटेज की बात।
बाबू अगर 100% शेयर आपका है तो 100% लॉसेस भी आपके हैं, इन केस लॉसेस आर इंकर्ड। अगर कल को बेटा बिजनेस ना चले और कोई नुकसान हो जाए, सर ज्वाइंट वेंचर में तो शेयर करने के लिए एक पार्टनर होता था, यहां तो बेटा कोई पार्टनर नहीं है, सारे लॉसेस आपके। दूसरी बात बेटा, अगर आप किसी कंपनी में 100% शेयर खरीदना चाहते हैं तो इतना आसान तो नहीं होता होगा ना खरीदना। इफ यू आर अ मीडियम साइज कंसर्न और अ स्मॉल साइज कंसर्न, सर 100% शेयर खरीदना इतना आसान नहीं होता, यानी कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर अ मीडियम साइज कंसर्न और अ स्मॉल स्केल कंसर्न। ये बेटा उन्हीं कंपनीज के लिए अच्छा जो मैसिव स्केल पे ऑपरेट कर रही है, जिनके पास ह्यूज कैपिटल है बेटा, बहुत पैसे, उन्हीं के लिए अच्छा है हॉली ऑन सब्सिडी सेटअप करना, जिनके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। क्लियर है बात। तीसरी बात, सर बहुत सारे देश हॉली ऑन सब्सिडी सेटअप करने की परमिशन नहीं देते। जैसे कि अगर आप चाइना का कंपनी एक्ट पढ़ लो या अमेरिका का, तो बेटा उसमें अलाउड नहीं है हॉली ऑन सब्सिडी सेटअप करना। ये तो हमारा इंडिया अलाउ करता है, तो आपके लिए हॉली ऑन सब्सिडी एक ऑप्शन है क्या बेटा? अगर इंडियन चाहे बेटा एंट्री लेना यूएसए मार्केट में, क्या हॉली ऑन सब्सिडी सेटअप करके ले सकता है? नहीं बेटा, उनका लॉ ही नहीं परमिट करता, तो वहां पर आपके लिए ऑप्शन ही नहीं है बेटा। क्लियर बात। अब एक बात बोल देता हूं जो मैंने पहले छोड़ दी बेटा, हॉली ऑन सब्सिडी सेटअप करने के दो तरीके होते हैं। अब दो तरीके समझ लो कैसे सेटअप की जा सकती है। आपने बेटा इंडिया में कंपनी बनाई और उसके 100% शेयर खरीद लिए, पहला तरीका तो ये होता है, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं ग्रीनफील्ड वेंचर। नई कंपनी बनाई, इंडिया में रजिस्टर्ड कराई और उसके 100% शेयर खरीद कर बैठ गए। दूसरा तरीका क्या होता है, आपने कोई नई कंपनी नहीं बनाई, इंडिया में एक एग्जिस्टिंग कंपनी थी, आपने धीरे धीरे करके 5%, 10%, 5%, 10% करके 100 के 100% शेयर खरीद लिए, एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर खरीद लिए। एक होता है नई कंपनी बनाई और उसके 100% शेयर खरीदे, एक होता है एग्जिस्टिंग कंपनी पहले से बनी पड़ी थी, धीरे धीरे करके 100% शेयर खरीद लिए। तो ऐसे दो तरीके से बेटा हॉली ऑन सब्सिडी सेटअप की जा सकती है। क्लियर बात। टाइम ना लगाना, सारा पढ़ दो बेटा फटाफट से। बेटा बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या आउटसोर्सिंग। ये टॉपिक यहीं फिनिश हो जाएगा। इसके बाद बेटा आपको याद हो आउटसोर्सिंग टर्म की बात हमने एक बार चैप्टर 5 में की थी पहले। आउटसोर्सिंग क्या होता है बेटा? अ सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। बेटा जब आप सारी चीजें बिजनेस में खुद ना करके बेटा सिर्फ वही काम करते हैं बेटा खुद से जो आपकी कोर एक्टिविटी है, जो आपके लिए सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, रेस्ट ऑल द एक्टिविटीज आप बेटा किसी आउटसाइड एजेंसी से परफॉर्म कराते हैं, जिसको आप आउटसोर्सिंग बोलते हैं। याद आई होगी बेटा बहुत सारे एग्जांपल, याद है बेटा? बाबू अगर मैं बात करूं एक स्कूल की, याद है ना, स्कूल के लिए बेटा टीचिंग इज द सॉरी बाबू एजुकेशन इज द कोर एक्टिविटी, ठीक है ना। तो बेटा जब उनके लिए कोर एक्टिविटी एजुकेशन है तो बेटा वो सिर्फ टीचिंग के लिए स्टाफ रखते हैं। आज की तारीख में बेटा स्कूल्स ने क्या करा, ये रियलाइज करा कि वो हर चीज की सिरदर्दी नहीं ले सकते। अगर वो सोचे यार 4th ग्रेड भी मैं रिक्रूट करूं, अच्छा वॉचमैन भी मैं ही रिक्रूट करूं और मैं ही सिरदर्दी लूं। सुबह पता लगा जी 2 वॉचमैन आते थे बेटा, आज दोनों छुट्टी में। सुबह से ही टेंशन होगी कि रात को क्या होगा, स्कूल की रखवाली कौन करेगा बेटा। बाबू इतनी टेंशन आप नहीं ले सकते। अगर आप इतनी टेंशन लेना चाहते हो आप कभी स्कूल चला नहीं सकते। तो बेटा चाहे बहुत देरी से, लेकिन इंडिया में ये कंसेप्ट बेटा बड़ा पॉपुलर होने लगा कि आप सब क्या करते हो बेटा आज की तारीख में, सिर्फ अपनी कोर एक्टिविटी खुद से हैंडल करते हो, जबकि बेटा जो ये नॉन कोर है वो किसी ना किसी आउटसाइड एजेंसी से परफॉर्म कराना चाहते हो। इसी को हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। आज की तारीख में देखोगे ना बेटा मोस्ट ऑफ द स्कूल की सिक्योरिटी बेटा किसी ना किसी एक सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी को ही हैंड ओवर की गई है, और हमेशा उस सिक्योरिटी सर्विसेज एजेंसी को बोला जाता है हमारी तरफ से मिलेंगे सिर्फ पैसे, आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर जाओ, हमारी तरफ से मिलेंगे इतने 1000 रुपए या इतने लाख रुपए, साल के इतने लाख रुपए मिलेंगे, जितना मर्जी स्टाफ रखो आपकी ठेकेदारी, जितनी मर्जी गन भेजो वो आपकी ठेकेदारी, बस मुझे ये पता है मैं सिर्फ पैसे दूंगा, और अगर मेरे स्कूल से एक भी सामान उठा आपकी जिम्मेदारी, आपके पैसों में से काट लूंगा। सर आपको कोई सिरदर्दी नहीं आपका वॉचमैन आया कि नहीं आया, अगर उसके 2 पर्सन एब्सेंट हुए अपने आप 2 और भेजेगा, आपकी ठेकेदारी नहीं है बिल्कुल भी। समझ आई ना बेटा बात? यही आउटसोर्सिंग है। क्लियर बात कि आप कोर एक्टिविटी खुद से करते हैं बेटा, लेकिन नॉन कोर एक्टिविटी किसी और आउटसाइड एजेंसी से परफॉर्म कराते हैं। क्लियर?
बढ़ जाऊं आगे। सर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या आउटसोर्सिंग एक ही बात होती है बेटा। आउटसोर्सिंग 3 अलग अलग तरीकों से की जा सकती है, ठीक है ना। तीनों तरीके समझ लो बेटा। सबसे पहला तरीका, मैं अपने प्रोडक्ट में से प्रोडक्शन वाला पार्ट खुद कर दूं, लेकिन असेंबलिंग बेटा किसी आउटसोर्सिंग पार्टनर से करा दूं, ठीक है ना। और आपको पता ही है इसका एग्जांपल एप्पल। एप्पल क्या करता है बेटा, अपने फोन के पार्ट्स प्रोड्यूस करता है कैलिफोर्निया में ही, लेकिन बेटा जब असेंबलिंग का नंबर आता है तो बेटा सारे पार्ट्स भिजवा देता है चाइना, और चाइना से असेंबलिंग करवाता है। सर यही करता है ना बेटा। तो प्रोडक्शन आपने खुद करा बेटा, लेकिन असेंबलिंग आउटसोर्स कर दी, ठीक है ना। और बेटा कई बार आप क्या करते हो, आप बेटा जब एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो तो वो बेटा कई सारे प्रोडक्ट से मिलकर बना है, तो आप क्या करते हो बेटा, सारे मतलब सारा प्रोसेस खुद ही परफॉर्म करते, अपने प्रोडक्ट का एक प्रोसेस किसी और से करा लेते हो बेटा कंप्लीट। जैसे कि बेटा एक बात करूं, मारुति सुजुकी, बेटा क्या आप सारे कंपोनेंट कार के खुद प्रोड्यूस करते हो? कुछ तो आउटसोर्स करते हो ना। सर मारुति सुजुकी में टायर किसके लगे हैं? मारुति सुजुकी के टायर बनाती है मारुति सुजुकी। स्टीरियो, एसी मारुति सुजुकी का बनाते हैं? नहीं बनाते। सर आप क्या करते हो, ये तीनों चीजें आउटसोर्स करते हो। टायर किसी और से बेटा, स्टीरियो किसी और से, एसी किसी और से। तो आपने बेटा सारे काम खुद नहीं करे, आप जिस चीज में एक्सपर्ट थे आपने काम वो किया बेटा। जिस चीज में कोई और एक्सपर्ट है बेटा उसी से कराया वो काम, और बेटा उससे खरीदा, और बेटा सिर्फ असेंबल खुद कर। समझ आई बात? तो बेटा आउटसोर्सिंग करने के मैंने 2 रास्ते बताए। एक होता है बेटा सिर्फ असेंबलिंग आउटसोर्स करी, सारे पार्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करे, खुद प्रोड्यूस करे। मारुति सुजुकी केस में आप सारे पार्ट्स भी खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे बेटा, आप क्या कर रहे हो, 1-2 पार्ट बेटा किसी और आउटसाइड एजेंसी से बनवा रहे हो। और एक तीसरा तरीका होता है बेटा, आप पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही किसी और से मैन्युफैक्चर कराते हो, अपना सिर्फ ठप्पा लगाते हो। आपको ये भी पता है बेटा बहुत सारी एजेंसी हैं, ठीक है ना। सर अगर मैं बोलूं तो डाबर हनी, सर कुछ नहीं है हनी के नाम पर, उनके पास एक भी चीज नहीं है हनी के नाम पर। वो क्या करते हैं बेटा, एक फर्म है, इंडिया की एंटिटी है जो सारा हनी अपना एक्सपोर्ट करती है, ठीक है ना। जब वो सारा हनी एक्सपोर्ट कर देती है, अमेरिका बेटा इस चीज में बहुत खतरनाक है। अमेरिका में जैसे ही सारा हनी इंपोर्ट होता है बेटा, अमेरिका बेटा सबसे पहले उसकी क्वालिटी चेक करता है। इंडिया से बेटा सारा हनी एक्सपोर्ट होता है यूएस में, और यूएस क्या करता है, जैसे ही इंपोर्ट होता है बेटा सबसे पहले उसकी क्वालिटी चेक करता है। जो चीजें बेटा बेकार क्वालिटी की होती हैं, यानी कि जो हनी बेकार क्वालिटी का होता है, जो बेटा यूएस से रिजेक्ट हो जाता है, वो इंडिया में वापस भेज दिया जाता है। और डाबर उस हनी को खरीद के इंडिया में भेज देता है, क्योंकि इंडियंस का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है। तो और क्या, डाबर के पास कौन सा हनी है? कुछ भी नहीं। समझ आई आपको ये बात? क्लियर बात? तो बेटा आप क्या करते हो, कुछ नहीं बेटा, खरीदते किसी और से हो, बस अपना ठप्पा लगाते हो बेटा, और हो गया काम। तो ये भी एक आउटसोर्सिंग का तरीका है बेटा। कंप्लीट मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट कोई और कर रहा है, आपका सिर्फ नाम है, ठीक है ना। ऐसे और बड़े सारे एग्जाम्पल हैं बेटा, लेकिन आपको हर्ट कर सकते हैं, बता देता हूं बेटा। बात समझ में आई? सर आउटसोर्सिंग बेसिकली बेटा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। सर मैन्युफैक्चरिंग 3 तरीके से कराई जा सकती है। सारे पार्ट्स आप बनाओ, असेंबलिंग किसी और से करा लो। सारे पार्ट्स आप ना बनाओ, कुछ पार्ट्स आप बनाओ, कुछ पार्ट्स बेटा किसी और से बनवा लो। और या बेटा कंप्लीट मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट बेटा कोई और, आपका सिर्फ टैग है। समझ में आया बेटा? आउटसोर्सिंग के 3 तरीके हो सकते हैं। अब बेटा रही बात एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, फटाफट से बेटा बात करते हैं। एग्जाम्पल बस एक दिमाग में रख लो, अमेरिका, चाइना, एप्पल फोन, ठीक है ना। सर एक बात समझ लो, दोनों ही फर्म को फायदा है। आप बेटा यूएस के एक फर्म है जिसका नाम है एप्पल, और आप बेटा अपने प्रोडक्ट की सारी असेंबलिंग चाइना से कराते हैं, दोनों को फायदा है। सबसे पहली बात, सर एप्पल ने क्या कोई असेंबलिंग के लिए मशीनरी पर 1 रुपया भी लगाया? सर आपके लिए तो एडवांटेज ही एडवांटेज, कोई आपने खर्च करा?
अरबों रुपए की मशीनें लगी हैं बेटा आपकी ये प्रोडक्ट को असेंबल करने के लिए। क्या आपने 1 रुपया भी खर्चा है बेटा उनके लिए? आपने कुछ नहीं खर्चा बेटा। बाबू चाइना के एंगल से सोचोगे तो इनको भी एडवांटेज ही एडवांटेज। इन्होंने बेटा इनिशियली इतनी मशीनरी लगा ली थी बेटा जो असेंबल कर सकती थी कई करोड़ फोन, और बेटा इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आइडल पड़ी थी। मतलब हमने मशीनें तो लगा लिया, मान लो 20 करोड़ फोन हर साल के असेंबल करेंगे बेटा, ठीक है ना, और हमारे पास ऑर्डर नहीं है बेटा 5 करोड़ के। अगर हमें एप्पल ऑर्डर दे रहा है बेटा तो हमने तो खुशी खुशी एक्सेप्ट करा, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी आइडल पड़ी थी, वेस्ट हो रही थी बेटा। तो हम क्यों छोड़ेंगे बेटा ऑर्डर? मशीन तो पहले ही से लगी हुई थी बेटा, तो हमने भी ऑर्डर पकड़ लिया बेटा, हमारा भी फायदा। ना तो हमारी इन्वेस्टमेंट लगी, इनके एंगल से तो फायदा फायदा सर, इनके लिए भी फायदा, इनकी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी आइडल पड़ी थी बेटा, इनको भी फायदा हो रहा है। और फायदा सर यूएस के एंगल से सोचो, अगर आप अपनी कंट्री में असेंबलिंग कराते सर कॉस्ट में ही मर जाते। बताइए ना ये बात पहले भी आपको। बाबू आपकी कंट्री में लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट, बड़ा ही स्ट्रिंजेंट है, और बेटा अगर आपकी कंट्री में लॉ स्ट्रिक्ट है ना बेटा, आप टाल नहीं सकते उस लॉ को। पता है आपको ये एक डेवलप्ड कंट्री है, यहां लॉ कितने खतरनाक तरीके से फॉलो होता है। यहां बेटा एक लॉ है मिनिमम वेज एक्ट, जो कहता है बेटा अगर आपने लेबर से अगर एक दिन का 7 घंटे काम कराया तो मिनिमम वेजेस है $500 देने ही पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए बेटा देने ही पड़ेंगे $500। और मैं बोलता हूं बेटा अगर $500 में एक इंसान सिर्फ 5 ही फोन असेंबल कर पाता है तो बेटा आपको $100 कॉस्टिंग आती एक फोन को असेंबल कराने की। सॉरी बाबू अमेरिका में लॉ है मिनिमम वेज एक्ट, जो कहता है 7 घंटे काम कराने के बाद $500 देने पड़ेंगे। मैं बोलता हूं बेटा एक इंसान एक दिन में 5 ही फोन असेंबल कर सकता है बेटा, अगर मैंने उसे $500 दिए तो पर फोन बेटा असेंबलिंग कॉस्ट मेरी कितनी है? $100। बेटा आप इस चक्कर में पड़े ही नहीं, 7,000 रुपए हैं, 7,000 रुपए एक फोन को असेंबल कराने के। इसलिए ये काम आपने कहां से कराया बेटा? चाइना से करा। और चाइना में आप क्या करते हो बेटा? फीमेल लेबर का यूज करते हो और चाइल्ड लेबर का यूज करते हो बेटा। किस चीज के लिए बेटा? असेंबलिंग के लिए। क्यों बेटा? क्योंकि मान लो स्ट्रिक्ट ही नहीं था। एक बच्चे ने फोन असेंबल करा, एक बच्चे को $100 बहुत। सर वो दिमाग से खेला अमेरिका ने। सर चाइना में लेबर इंडिया से भी ज्यादा है, पता है ना। अभी तक तो बेटा चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है बेटा, ठीक है ना। इंडिया वेरी सून आने वाले हैं स्टैट्स, ठीक है ना। हमने टॉप पे रहना हमेशा बेटा, दिक्कत ना मानो तो ठीक है ना। वेरी सून बेटा हम तो खैर क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन बेटा आप ये पुराने टाइम की बात सोचो, वहां लेबर हमारे से ज्यादा है, इसलिए बेटा हमारे से सस्ते रेट पे काम करती है। यहाँ एक मजदूर की दिहाड़ी 300-400 है बेटा, वहां उससे भी कम है। और वो कभी मजदूर नहीं पकड़ते थे, वो पकड़ते थे बच्चा या फीमेल लेबर जो उससे भी कम में काम करेगी। तो बेटा आप एक फोन $100 में असेंबल करा लेते थे फॉरेन कंट्री में, जबकि बेटा आपके खुद के देश में वो चीज $7,000 में होती थी। तो आपने तो बहुत कॉस्ट बचा ली बेटा असेंबलिंग की। समझ आई ना बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं ना। सर 3 फायदे बताए मैंने अब तक, तीनों समझ में आए? आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी पे 1 रुपया भी खर्चा नहीं करा, आपने अपनी आइडल प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज कर दी। सर आपको असेंबलिंग कॉस्ट बहुत सस्ती पड़ती है, क्योंकि आपने एक ऐसी कंट्री को चूज करा जहां बेटा लॉ बहुत ही रिलैक्स्ड है, यहाँ लॉ स्ट्रिक्ट ही नहीं है बेटा बिल्कुल भी। इसके अलावा आपको एक बात बता देता हूं सर, चाइना को भी एक और फायदा होता है। क्या फायदा होता है बेटा? इनको फायदा मिलता है बेटा बहुत सारे इंसेंटिव्स का। मेरी तरफ देखना, कैसे इंसेंटिव्स मिलते हैं समझना बेटा। एक्सपोर्टिंग क्या होता है? बेचना या भेजना? बताई थी ना बेटा कल ये बात। एक बात सोचो, यूएस ने जब बेटा पार्ट्स मैन्युफैक्चर करके चाइना भेजे, ये एक्सपोर्ट है कि नहीं है? है। जब इन्होंने बेटा फोन असेंबल करके वापसी फोन भेजा यूएस से, ये एक्सपोर्ट है कि नहीं है? एक्सपोर्ट है सर, बताओ है। और बेटा आपको बता देता हूं हर देश एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है। क्यों बेटा? क्योंकि आप फॉरेन करेंसी अर्न करते हो इससे। अगर आपने बेटा यूएस को ये असेंबल करके भेजा है तो यूएस आपको यूएस डॉलर में पे करेगा। और बेटा हर कंट्री को चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हर कंट्री को चाहिए फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि बेटा आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में हेल्पफुल हो बेटा। इसी वजह से आपको हर देश की गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है। मेरे देश की गवर्नमेंट मुझे इंसेंटिव देगी अगर मैं कुछ भी चीज एक्सपोर्ट करूंगा, तो हर देश की गवर्नमेंट देती है इंसेंटिव भाई। तो चाइनीज गवर्नमेंट से बेटा आपको बेनिफिट भी मिलता है, इंसेंटिव्स मिलते हैं बहुत सारे। और आपको बता देता हूं मेनली इंसेंटिव क्या मिलता है। अगर आप जितने रुपए की चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो उतने रुपए तक का इंपोर्ट कर सकते हो बेटा बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। यानी कि अगर मैं बोलूं 1 अरब, आप 1 अरब रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हो सर, 1 अरब रुपए तक इंपोर्ट करने में आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कोई भी देश।
और वो रुपए की भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ले सकते हो आप। सबसे बड़ा फायदा होता है। समझ में आए सारे एडवांटेज? एक बार जल्दी से रीड करके बताना बेटा, सिर्फ एडवांटेज। बेटा डिसएडवांटेजेस रह गई, कल करेंगे, और कल एक्सपोर्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। बाबू अब छुट्टी मत करना, 3 दिन एक टॉपिक चलेगा एक्सपोर्ट प्रोसीजर, जिसमें आपको सिखाया जाएगा बेटा गुड्स कैसे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होते हैं। बेटा देखो, किताबें पढ़ के कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता, और ना ही हर बात किताब में ठीक होती। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को कराता हूं। ठीक है जी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।